तो हमारा हिंदी का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दोस्तों कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। हमें बताना है कि रामचरितमानस जो लिखा गया है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो यानी कि रामचरितमानस के जो रचयिता है वो है तुलसीदास। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। तुलसीदास दास जो है रामचरितमानस के रचयिता है दोस्तों। यहाँ पे ए बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर दोस्तों। आज हमारा टॉपिक जो वो हिंदी का होने वाला है, ठीक है। हिंदी का देखिए, साकेत किसकी रचना है दोस्तों। हमें बताना है साकेत है जो किसकी रचना है दोस्तों। तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। हम लोग टाइम कम लेंगे और क्वेश्चन सीधे करेंगे, ठीक है, बिना बातचीत ज़्यादा किए हुए। तो हमारे यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। हमें बताना है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। तो वो है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रेमचंद जो है कि गोदान उपन्यास के लेखक है यानी कि रचयिता है दोस्तों। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसको भी कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, कामायनी के रचयिता कौन है। कामायनी जो है एक दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल भी है, इसको कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट और मोस्ट भी है। ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में दोस्तों, कामायनी, ठीक ना। तो ये कामायनी जो है किसकी रचना है। तो ये है जयशंकर प्रसाद की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना ये कामायनी, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रख लीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारे स्क्रीन पे है, भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन थे। भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी सही। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सूरसागर के रचयिता कौन है। सूरसागर के रचनाकार यानी कि रचयिता कौन है, बताना है दोस्तों हमें। तो वो है सूरदास। इनके ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सूरदास है सूरसागर के रचयिता। तो सी नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारे स्क्रीन पे है, अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था। अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या था। तो वो था दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम, ठीक है, इम्पोर्टेंट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, पंचवटी किस काव्य का अंश है। पंचवटी किस काव्य का अंश है। तो वो है रामचरितमानस का अंश। किसका है, तो रामचरितमानस का अंश है पंचवटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो बी के साथ जाएगा दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे है मेरा सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, रश्मि रथी के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है। रश्मि रथी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया सवाल है दोस्तों, इम्पोर्टेंट कर लीजिए इसको। रश्मि रथी के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है। तो वो है रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर है रश्मि रथी के रचनाकार यानी कि लेखक। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों हम लोग। नीरजा किसकी रचना है, बताना है हमें। नीरजा जो है किसकी रचना है दोस्तों। तो वो है महादेवी वर्मा का रचना। किसका, महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कबीर किस काल के कवि है। कबीर किस काल के कवि है दोस्तों। तो कबीर जो है भक्ति काल के कवि है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, भक्ति काल। याद रखना है हमें, भक्ति काल युग के कवि थे कबीरदास। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। देखिए, छायावाद के 4 प्रमुख ग्रंथों या स्तंभों में कौन शामिल नहीं है। छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ है दोस्तों, उसमें कौन सा बताना है हमें कि शामिल नहीं है, ठीक है ना, यानी कि नहीं बताना है हमें इसमें। तो हमारा इसमें जो है प्रेमचंद शामिल नहीं है। प्रेमचंद शामिल नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमें
डी से हो जाए, क्योंकि नहीं बताना है। इस प्रसाद तो शामिल है, पंत भी शामिल है, निराला भी शामिल है, बस प्रेमचंद शामिल नहीं है। हमें नहीं बोला गया है तो हमारा प्रेमचंद ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, मानवता का संदेश किस विधा से संबंधित है? मानवता का संदेश किस विधा से संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है कहानी से, सॉरी निबंध से, निबंध से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। निबंध से संबंधित है मानवता का संदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो गया। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता कौन है दोस्तों? तो गीतांजलि के जो रचनाकार है ये सभी को पता ही होगा, वो है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ए में था। ए नंबर हमारा सही है। और दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मोस्ट VBI कर लीजिएगा, ठीक है ना, मोस्ट VBI। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत तरीके से पूछा जाता है इसको। जैसे कि गीतांजलि के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी को लेकर जो है 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है दोस्तों? तो अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। वह तोड़ती पत्थर कविता के कवि है। वह तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो वो है पंत दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में हमारा हो जाएगा पंत। पंत जो है तोड़ती पत्थर कवि के कवित्री है या कवि है, पंत जी, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? दोस्तों बताना है हमें, हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? वो है इंडो आर्यन से संबंधित है। तो वो दोस्तों इंडो आर्यन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, इंडो आर्यन। इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है हमारी हिंदी भाषा, ठीक ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों हम लोग। देखिए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो लोकोक्ति का जो अर्थ है वो होता है लोक में प्रचलित युक्ति। लोक में प्रचलित युक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, लोक में प्रचलित युक्ति। दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा, अलंकार का अर्थ क्या है? हमसे पूछा गया है दोस्तों, अलंकार का अर्थ क्या है? भाषा की शोभा, यही हो जाएगी अलंकार का अर्थ दोस्तों। भाषा की शोभा बढ़ाना ही अलंकार का मुख्य अर्थ है या उद्देश्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उपमा अलंकार में किसका प्रयोग होता है? बताना हमें, उपमा अलंकार में किसका प्रयोग होता है? तो वो होता है तुलना का। ऑप्शन नंबर ए में है तुलना। तो तुलना का प्रयोग होता है उपमा अलंकार में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। तो आज हमारा इतना ही 20 क्वेश्चन था टॉपिक हिंदी के। तो सेशन आपको कैसा लगा है आप लोग कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दिएगा दोस्तों। लाइक नहीं किए तो कैसा लगा है वो तो कमेंट में आपको बताना ही है। और साथ में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के रोज़ न्यू टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए। रेगुलर कंटिन्यू आपको इस चैनल पे जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग से संबंधित वीडियो आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। और अगर चाहते हैं कि हमें ग्रुप में ऐड हो जाना है तो इस नंबर पे आप जो है हाई लिख के ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ऐसा लिख के भेजिएगा। आप इस नंबर पे लिख सकते हैं हाई ऐड मी इन ग्रुप, मैं आपको तुरंत ग्रुप में ऐड कर दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।